बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। शाम के समय हो चुके हैं 8:30 और प्रतिदिन हम बिहार लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन 2025 स्टेट के लिए खासकर अभी लाइव आपके सामने आ रहे हैं, जिसका यह दोस्तों तीसरा नंबर कंटिन्यू क्लास होगा, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्टेट एग्जामिनेशंस लाइब्रेरियन के लिए होगा। दोस्तों इस आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको बिहार लाइब्रेरियन साइंस, उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग, जीके जीएस, उसके बाद साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तथा जो आपके पास पॉलिटिकल है उससे संबंधित जो आपके सिलेबस में समाहित किए जाएंगे उससे संबंधित लेकर के यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। दोस्तों आज के इस सेशन में कुल 50 क्वेश्चन होंगे और देखना यह है कि 50 क्वेश्चनों में आप कितने सही करेंगे। आज का क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा, यानी क्वेश्चनों का लेवल अपने आप में देखकर आपको आएगा कि हाँ जी ये बिल्कुल एग्जाम वाली क्वेश्चंस है। तो आइए शुरुआत करेंगे इस सेशन को, और इससे पहले कि शुरुआत करें आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लगातार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि इम्पैक्ट फैक्टर किसका मापन करता है। यह लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित एक पहला प्रश्न आपके सामने होगा कि इम्पैक्ट फैक्टर किसका मापन करता है। व्हाट डज द इम्पैक्ट फैक्टर मेजर। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किसी पुस्तकालय में पुस्तकों के उपयोग का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ बुक यूजेस इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी है किसी शोध पत्रिका की अकादमिक प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता। दोस्तों याद रखेंगे एकेडमिक जो रिप्यूटेशन एंड द रिफ्लुएंसेस ऑफ द रिसर्च जो जर्नल होता है, हम इसमें केवल हिंदी पढ़ते जा रहे हैं। जो अंग्रेजी की जानकारी रखने वाले कैंडिडेट होंगे, जो इंग्लिश में उनको क्वेश्चन चाहिए, वो अपना अंग्रेजी बगल में देखते चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी है पुस्तकालय उपयोगकर्ता की संतुष्टि। ऑप्शन नंबर डी है किसी विषय में पुस्तकों की संख्या। एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर किसका मापन करती है। इस प्रश्न का सही आंसर है एक विक ऑप्शन नंबर बी किसी शोध पत्रिका की अकादमिक प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता काम करना जो है यह मापन करती है। कौन? इम्पैक्ट फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल क्लास को छोड़ करके नहीं जाइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विधान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भारत में पुस्तकालय विज्ञान या विधान नहीं या विज्ञान होगा, आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन है यानी कि इसमें अंग्रेजी में है कि लाइब्रेरियन जो लेजिस्लेशन मूवमेंट इन इंडिया वाज फर्स्ट जो है वो कब हुआ था। पहला है यानी कि दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगर पुस्तकालय विज्ञान से आंदोलन से संबंधित अगर बात चलेगी तो आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि यहाँ पर देखेंगे प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन किस सिद्धांत पर आधारित है। याद रखेंगे प्रोग्रामेड जो इंस्ट्रक्शन है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी। आपके पास तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए व्यवहारवाद पर, बिहेवियरिज्म जो होती है उस पर आधारित है ये आपके पास प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्किनर का जो ऑपरेंटेड कंडीशनिंग पर आधारित है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर आधारित है। प्रश्न को फिर से दोहरा लेंगे, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर आधारित है। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन आपके सामने है सकारात्मक पुनर्बलन पर, बुद्धिमत्ता पर, बोध पर या वंशानुक्रम पर। ये आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे कि स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वह जो है सकारात्मक पुनर्बलन पर, पॉजिटिव जो रेनफोर्समेंट है उस पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत जबरदस्त होगा। भारत में शिक्षा किस सूची में आती है। याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि भारत में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है कि अनुच्छेद 1 में, 21 में, अनुच्छेद 45 में, 42वें संशोधन के बाद समवर्ती सूची में रख दी गई है, 28वें संशोधन के बाद यानी कि आफ्टर 86। याद रखेंगे दोस्तों 42वां जो संशोधन हुआ उसके तहत अब जो है शिक्षा
कक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय हो चुका है, अर्थात यह केंद्र और उसके बाद यह राज्य दोनों की हिस्सेदारी से संपन्न होने वाली कार्यरत है। 5वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था आपके पास? तो याद रखेंगे ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, रूसो ने दिया था, लॉक ने दिया था, अरस्तू ने दिया था। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखें शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर जो कि जीके से संबंधित है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? इन विच स्टेट वाज पंचायती राज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? याद रखेंगे पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? याद रखेंगे सही आंसर है 7वें का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के नागौर में दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज जो है वह लागू हुआ था। 7वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए स्टेट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट। याद रखेंगे यह हमारा प्रैक्टिस सेट लगातार जारी रहता है। आप हमारे साथ जुड़िए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे क्लासेस को। ज्वाइन का एक ऑप्शन आता होगा, 29 रुपीज़ में आप हमारे यूट्यूब के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका कोई भी क्लास जो है मिस नहीं हो पाएगा और किसी भी तरीके से क्लासेस नहीं छूट पाएंगे। अगर कोई क्लास आपका पीछे छूट गया है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 से संबंधित इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अपने छूटे हुए क्लास को वहां पर कवर कर सकते हैं। आइए बढ़ते चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? डीएनए की प्रकृति में जो विच एंजाइम्स प्लेस अ की रोल इन द डीएनए जो रिप्लेक्शन है, यानी कि उसमें एंजाइम कौन सी भूमिका निभाती है? डीएनए की प्रकृति में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाती है? 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी होगा। याद रखेंगे 8वें का बी इस प्रश्न का सही आंसर है। डीएनए हेलिक्स किस जो होता है वह एक ऐसा एंजाइम्स है जो डीएनए में प्राकृतिक रूप से अपनी भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? विच हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी? आपके पास ऑप्शन है मरकरी, ऑस्मियम, सीसा या क्या लोहा। यह आपका साइंस से संबंधित बिहार लाइब्रेरियन स्टेट के लिए मुख्य प्रश्नों में से एक प्रश्न है। दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको स्टेट एग्जामिनेशंस लाइब्रेरियन में देखने के लिए मिलेंगे। याद रखिएगा आप हमारे साथ बिल्कुल आदत पकड़ लीजिए, एक प्रैक्टिस सेट देने का आदत पकड़ लीजिए। और अगर आप लोगों की अनुमति होगी कि जी सर ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाने की ज़रूरत है, तो याद रखिएगा हम प्रैक्टिस सेट जो होगा सभी क्वेश्चनों का जो स्टेट है लाइब्रेरियन का, उसका प्रैक्टिस सेट हम क्वेश्चनों का लेकर के बना देंगे और उसका एक और ई बुक तैयार कर देंगे। कितने सेट उसमें होने चाहिए, कितने क्वेश्चनों का सेट आपको चाहिए, अगर आप हमको सजेशन करेंगे तो हम अपनी टीम को इसमें लगा देंगे, जिससे कि आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे एग्जाम से पहले। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? आपके पास ऑप्शन है मरकरी, ऑस्मियम, सीसा या लोहा। दिए गए प्रश्न में सही आंसर है जो ऑस्मियम है दोस्तों, वह सबसे अधिक घनत्व वाला होता है। ऑस्मियम सबसे भारी तत्व के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी शुगर है जो आरएनए में पाई जाती है? विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए? आप सबको हमको कमेंट करके बता देना है सबसे पहले कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। याद रखेंगे आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा। जितने लोग को मालूम होगा कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोस, राइबोस या ग्लूकोज या माल्टोज। 10वें का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो इसमें जो है राइबोस नामक एक शुगर पाई जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सोना अर्थात गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोना अर्थात गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? याद रखें व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ गोल्ड? 77, 78, 79 और 80। इस प्रश्न का सही आंसर है कि सोना का जो परमाणु संख्या होता है वह 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन जो है वह है आपका मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न है कि x² - 12 x + 21 = 0 है तो x का मान क्या होगा?
यदि एक्स स्क्वायर माइनस 12 10x प्लस 21 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए दोस्तों हम बारी बारी से इसमें ऑप्शंस रख लेंगे या नहीं तो इसको फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10 होगा तो याद रखेंगे 5 दूना 10 यानी कि 5x, और याद रखेंगे इस पर ये टूटने वाला नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x कर लीजिए और माइनस 3x कर लीजिए और प्लस 21 बराबर 0, क्योंकि देखिए 7 और 3 क्या हो जाएंगे 10 और दोनों को गुना करा देंगे तो 7 का 21। आप तो ये जानते ही होंगे, इस दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1 7 हो जाएगा और एक x माइनस 3 हो जाएगा। इसको बराबर 0 करेंगे तो एक रिजल्ट 7 आएगा, दूसरा रिजल्ट 3 आएगा। 3 और 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते चलते हैं दोस्तों, हम सबको स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस बिल्कुल इसी लेवल के होंगे, इससे थोड़ा स्लो ही आएगा, इससे अब अधिक वास्ट नहीं हो सकता है। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाया गया है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। सही आप देख लीजिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधा कर दीजिए तो ये उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर रख देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर रखना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे, ये आप 10 क्लास में पढ़े होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और 14 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, यदि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 540 मीटर पार कर पाती है तो समय कितना लगेगा। सबसे पहले समय बराबर सूत्र होता है, याद रखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। तो याद रखेंगे राशियां दोनों सबसे पहले एक करना होगा, एक तरफ ये मीटर में है और दूसरा क्या है किलोमीटर घंटा में है। तो आइए किलोमीटर घंटा को सबसे पहले हम परिवर्तित करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे पहले देख लेंगे 54 कर दीजिएगा और किलोमीटर को तो 1000 से इसमें गुना कर दीजिए। अब ये घंटा है तो घंटा को क्या करेंगे हम लोग 3600 से क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। ऐसे कंडीशंस में दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और उस कंडीशंस में जब आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो और एक बचेगा 540 और 540 में 36 से जब भाग दीजिएगा आप तो ये 15 बार में क्लिक हो जाएगा। यानी याद रखेंगे, यानी 5 4 और उसके बाद 000 जब किलोमीटर में बदलेंगे और इसको सेकंड में बदलेंगे तो 3600 कटाएंगे तो 15 बार में ये हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड ये बदल गया। तो सबसे पहले अब हमारे पास दोनों के दोनों जो राशियां हैं वो एक समान हो गई। आपके पास समय पर दूरी बटा चाल कर देंगे तो यहाँ से 540 और बटा नीचे क्या चाल हमारा क्या आया था 15 आया था। जब कटाएंगे दोस्तों तो याद रखेंगे यह आपके पास कट जाएगा 36 बार में। याद रखेंगे 36 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 15 छक्का 90 का 0, अब 15 3 45, अब 45 और 9 9 5 14। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए स्टेट एग्जामिनेशंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट देते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक मुख्य बात के लिए हम रोकना चाहेंगे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए जो आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए स्टेट का, उसके लिए लाइब्रेरियन साइंस का और आर्ट ऑफ टीचिंग का ई बुक जो है PDF के रूप में आपको प्रदान करती है मात्र 80 रुपये में। ये दोनों जो है आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये बुक ई बुक आप उसको परचेज करा सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है उस पर मैसेज कीजिएगा, आप उस पर जा करके परचेज करा सकते हैं। एक बुक लीजिएगा तो लाइब्रेरियन साइंस का 50 रुपीज़ में, दूसरा आर्ट ऑफ टीचिंग केवल लीजिएगा तो 30 रुपये में। दोनों लेकर के लेना चाहते हैं आप तो आप इसको 80 रुपये में खरीद सकते हैं। टोटल मिलाकर इसमें 497 पेज है। टोटल क्वेश्चन दोनों बुकों का मिलाकर देखा जाए तो 1550 क्वेश्चन होते हैं। विशेष जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर लीजिए या परचेज कर सकते हैं। प्रश्न 15 नंबर की, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 4:5 है तो A अनुपात C का मान क्या होगा। सीधी बात, कोई फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले A अनुपात B है, A अनुपात B का मान 2:3 है दोस्तों। उसके बाद B अनुपात C का मान 4:5 है। आपको निकालना क्या है A/C। देख लेते हैं सबसे पहले A/ क्या हो जाएगा B गुने B बाई क्या करेंगे C। तो A/B का पहले मान लिख लीजिए 2/3 हो जाएगा दोस्त। उसके बाद इसका मान हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो B से B कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या चाहिए A/C का, तो A/C देख लीजिए यहाँ पर आ गया है। A यहाँ बचा है, C यहाँ
बचा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर गुना करा दीजिए, 4 दूना 8 और 3 पच्चे 15, यानी कि 2 चौका 8 और 3 पच्चे 15, 8:15 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। रीजनिंग के क्वेश्चंस, यदि अर्थ को जेड यानी HDUWK लिखा जाए तो वाटर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए EART और क्या H। तो देखेंगे H के बाद जो H है, E के बाद कितने अंक के बाद आ रहा है? 3। उसके बाद A के बाद 3 अंक पर आता है आपके पास क्या? D। R के बाद 3 अंकों के बाद U आता है, और उसके बाद T के 3 अंकों के बाद W आता है, और H के 3 अंकों के बाद K आता है, यानी 3-3 अंक सभी में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो वाटर में 3 अंक जोड़िए, W के बाद जोड़िए 3 अंक तो Z हो जाएगा, A के बाद 3 अंक जोड़िए तो D हो जाएगा, T के बाद 3 अंक जोड़िए तो W हो जाएगा, E के बाद 3 अंक जोड़िए तो आपके पास क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, और R के बाद जब जोड़िएगा तो RSTU अर्थात T हो जाएगा। ZDWHU ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 3 9 27 81 डैश डैश डैश। तो 3 9 27 81 डैश डैश में अगला पद क्या होगा? तो देखेंगे 3 में 3 से गुना करा कर 9, और फिर 9 में 3 से गुना करा कर 27, 27 में 3 से गुना करा कर 81, तो 81 में 3 से गुना कर दीजिएगा 243। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रोम का अर्थ क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि प्रोम का अर्थ निम्नलिखित में क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द प्रोम? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वें का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा दोस्तों। 19वें प्रश्न का सही आंसर कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी यानी कि ये कहता है कि पी रोम का अर्थ क्या होगा? प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर की पी रोम का अर्थ क्या है, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पी रोम? याद रखेंगे, ऑप्शन है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड आउटपुट मेमोरी, पर्सनल रोम या प्रोग्राम्ड रोम रैम। तो इसका सही आंसर होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न करता है कि यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स जो होता है, यूनिक्स जो है वह किस प्रकार का, या यूनिक्स जो है वह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? व्हाट टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स? इसका सही आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर। यूनिक्स जो है दोस्तों वह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सही आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करेगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में काम करता है, याद रखेंगे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यह काम करता है। यह प्रकाश की तीव्रता को बहुत ही कम मात्रा में खर्च करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। रैम का क्वेश्चन कहता है कि रैम का डेटा कब नष्ट होता है? व्हेन डज द डाटा इन रैम गेट इरेज्ड? रैम का डेटा कब नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है पावर ऑफ पर, पावर ऑन पर, स्लीप मोड में या हाइबरनेट पर। तो याद रखेंगे 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑफ होने पर रैम का डेटा जो है वह नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर कि बाइनरी जोड़ 1 + 1 का परिणाम क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे तो 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, ये डेसिमल फॉर्म में होता है। अब इसको तोड़ लीजिए 2 को, तो 2 को तोड़िएगा तो 2 × 2 शेषफल 0, तो इधर से चलिएगा तो 1 और 0, यानी कि 1 0, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। बाइनरी जोड़ 1 1, जैसे आप देख लीजिए, जैसे 4 का बाइनरी नंबर लिखना है तो 2 से कटाइए तो 2 दूना 4, शेषफल 0 आता है, फिर 2 से कटाइए और हर हाल में 2 ही से कटाना है, याद रखिए चाहे कुछ भी हो। तो 2 × 2 और शेषफल 0, तो 1 0 0 जो होगा ये 4 का हो जाएगा। तो 1 और 1 को जोड़ देने से क्या हो जाएगा? 2 होता है, और 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है। यह कंप्यूटर की भाषा से संबंधित है। प्रश्न कहता है कि सीसी के छठे संस्करण में कितने मुख्य वर्ग हैं? सीसी के छठे संस्करण में कितने मुख्य वर्ग हैं? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप बता देंगे। अगला नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं, 24 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि यूनिमार्क किस देश द्वारा विकसित किया गया था। यूनिमार्क किस देश के द्वारा विकसित किया गया। विच काउंट्री डेवलप्ड यूनिमार्क। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या यूनेस्को। 25वें का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिमार्क जो है वह फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की कैटालॉगिंग इन द पब्लिकेशन किससे संबंधित है। कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये इफ्ला, एलओसी से या यूनेस्को से या ओसीएलसी से। सही आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलओसी संबंधित है कैटालॉगिंग इन द पब्लिकेशन। आगे बढ़ते चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस की विशेषता क्या है। एक अच्छी हाइपोथेसिस का विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण योग्य होती है, अर्थात एक अच्छी हाइपोथेसिस जो होती है वो टेस्टेबल होती है। 27 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए स्टेट एग्जामिनेशंस का प्रैक्टिस सेट। यदि चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर तरह से पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप करके ई बुक जो है परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते लाइब्रेरियन साइंस, आर्ट ऑफ टीचिंग और अब प्रैक्टिस सेट जो है वह स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ते चलते हैं तो क्वेश्चन का इसका सही आंसर देख लेते हैं सर। देखेंगे प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द यूजीसी एस्टेब्लिश। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में यूजीसी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते चलते हैं, आपको बताना है कि यूजीसी का स्थापना जो है मुख्यालय वो कहाँ है। आपको कमेंट करके बताने हैं, आपको खोजने हैं इसको कि यूजीसी की जो मुख्यालय है वो कहाँ है। बूलियन बीजगणित का जनक कौन है। बूलियन बीजगणित का जो जनक है वो निम्नलिखित में से कौन है। हु इज द फादर ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बुल, जॉर्ज बैबेज, एलन ट्यूरिंग या वॉन न्यूमैन। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि बूलियन बीजगणित का जो जनक है उसको जॉर्ज बुल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है 30 नंबर कि क्लाउड कंप्यूटिंग में AAAS का पूर्ण रूप क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द AAAS इन क्लाउड कंप्यूटिंग। 30वें का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो होता है सास का पूर्ण रूप होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था। निम्नलिखित में से कौन है जिसे विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। व्हाट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था। 31 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ENIAC जो था वह विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। हमारे ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल के बारे में आप अपनी राय ज़रूर हमें शेयर करते रहें। इससे जो है कहाँ पर कोई कमियां हो रही हैं, कहाँ पर किस चीज़ को सुधार की आवश्यकता होती है, आपकी जो एडवाइस है हमारी सराखों होगी और हम इसमें सुधार करने की हर संभव प्रयास करते रहेंगे। डीवीडी में डी का अर्थ क्या होता है, याद रखेंगे। प्रश्न है कि डीवीडी में डी का अर्थ क्या है। व्हाट डज डी इन द डीवीडी। याद रखेंगे डीवीडी में दोस्तों डी का मतलब डिजिटल होता है। आपको हमें कमेंट करके बताने हैं कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखेंगे हम अंतिम भी डी का अर्थ बता देते हैं। डी को डिस्क कहते हैं और शुरू के डी को डिजिटल कहते हैं। आपको बीच वाले को कमेंट कर देना है कि डीवीडी में भी क्या है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर कि इंटरनेट का जनक किससे माना जाता है। हु इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा। तो टिम बर्नर्स ली को या विंटन सर्फ को, एलन ट्यूरिंग को या बिल गेट्स को। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंटन सर्फ जो हैं उनको इंटरनेट का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न देखिएगा कंप्यूटर से संबंधित है। STTP यानी HTTP का पूरा नाम क्या है। बेहद ही आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTTP। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाई टेक ट्रांसफर प्रोसेस। HTTP का पूरा नाम है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
आप बने रहिए और हमारे साथ लगे रहिए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। बहुत कुछ मिलकर जाएगा आज के इस सेट में दोस्तों। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स मुफ्त सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड उपलब्ध, या केवल डेमो, या केवल लाइसेंस आधारित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोर्स कोड उपलब्ध। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 36 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रश्न कहता है सीसी में कैनोन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? सीसी में कैनोन शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? इन सीसी द टर्म कैनोन रिफर्स टू, याद रखेंगे किसके लिए प्रयोग होगा? नियम, प्रक्रिया, सैद्धांतिक नियम या उदाहरण के लिए। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर सी, सैद्धांतिक नियम, फंडामेंटल रूल्स के लिए सीसी में कैनोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गूगल का मापदंड पेज रैंक किसके लिए होता है? गूगल का मापदंड पेज रैंक निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? वेबसाइट की लोकप्रियता के लिए, फिर यानी कि वेबसाइट पॉपुलैरिटी के लिए, पेज का आकार साइज ऑफ पेज के लिए, पेज का रंग, पेज कलर के लिए, या पेज की स्पीड के लिए। तो याद रखेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में गूगल का मापदंड जो होती है पेज रैंक किसके लिए होता है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट की लोकप्रियता के लिए जो होती है गूगल का मापदंड पेज रैंक प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि मार्क का पूर्ण रूप क्या है? मार्क का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मार्क? याद रखेंगे 38 का राइट आंसर आपके पास मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो होती है इसका सही आंसर है। मार्क का पूर्ण नाम है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डीडीसी किस सिद्धांत पर आधारित है? डीडीसी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? डीडीसी किस सिद्धांत पर आधारित है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक वर्गीकरण। डीडीसी किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर है कि यह जो है क्रमिक वर्गीकरण पर आधारित है। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? निम्नलिखित में से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म की पूछा दिया जाएगा तो आंसर याद रखिएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो आईसीटी का पूर्ण रूप मानी जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इफ्ला, याद रखेंगे इफ्ला का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इफ्ला? पेरिस में है, द हेग में है, लंदन में है, या न्यूयॉर्क में है? 41 का सही आंसर हो जाएगा कि इफ्ला का मुख्यालय जो है द हेग में है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। भारत में पहली डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहा जाता है? भारत में पहली डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से कौन सी है? 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनडीएल के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स आईएलएस है? कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स आईएलएस है? विच सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स आईएलएस? कोहा, सॉल, एलिक, या एलिप्सिस? याद रखेंगे सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स आईएलएस है? तो इसका सही आंसर है कोहा। आगे बढ़ते चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जो RFID में आर का अर्थ क्या है? RFID में आर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा नेटवर्क है जो सबसे बड़ा होता है? विच इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ द नेटवर्क? याद रखेंगे एल लैन का मतलब होता है लोकल एरिया, ये होता है मीन एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है वाइड नेटवर्क एरिया होता है, वाइड एरिया नेटवर्किंग इसको बोलते हैं। तो 45 का सही आंसर ये WAN वैन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द मस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन? सूचना का सबसे प्रामाणिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? 46 का सही आंसर है प्राथमिक स्रोत। याद रखेंगे सूचना का सबसे प्रामाणिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है प्राथमिक स्रोत जो होती है वो इसका 46 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्यारे मित्रों आप हमारे साथ जरूर बने रहिए और प्रत्येक दिन 8:30 पर हमारे साथ लाइब्रेरियन की तैयारी करने के लिए जरूर आइए। लाइब्रेरी साइंस में रिफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाइब्रेरी साइंस में रिफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 47 का सही आंसर है सूचना प्रदान करना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज द
main, I think the objective of the any reference service. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द 47th नंबर क्वेश्चन। 48 देख लीजिएगा, इंडियन जो सिटेशन इंडेक्स है किसके लिए प्रसिद्ध है? इंडियन जो साइटेशंस है इंडेक्स वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 48 का सही आंसर भारतीय शोध पत्रिकाओं के उद्धरण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों कि 49वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ट्रिपल RLF की स्थापना कब हुई थी? ट्रिपल RLF की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुआ था? सही आंसर है 1972 ईस्वी में ट्रिपल RLF की स्थापना हुई थी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अंतिम तक हमारे इस क्लास को देखें या आप सजग हैं अपने पढ़ाई के प्रति? तो ये 50वां नंबर क्वेश्चन जो है अंतिम आप लोगों के लिए छोड़ करके जाते हैं। ये जहां से मन हो वहां से खोज करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा और ज़रूर हमें बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूनेस्को? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में सहयोग करना, व्यापार, उद्योग या रक्षा करना। जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित है, इतना जरूर हम आपको हिंट्स कर दिए हैं। देखना है कि अब कितने लोग सही आंसर करते हैं। दोस्तों अंत में जाते जाते आपको याद दिला दूं कि अगर आप का कोई क्लास छूट रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा और थोड़ा सा समय दीजिए आप अपने लाइफ के लिए और स्टेट तो कम से कम निकाल लीजिए, तब आगे देखते हैं होता है क्या। अभी तो शुरुआत है। शुक्रिया, जय हिंद।